हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनबो क्लास 12th इंग्लिश की, जो कि आप सब जानते होंगे बिहार बोर्ड में रेनबो बुक चलती है हमारे पास। और यहाँ पर ये बुक जो है, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स भी हैं, काफ़ी सारी पोएम्स भी हैं। और इस पहले वीडियो में, बिहार बोर्ड के पहले वीडियो में, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक पोएम, जो कि फर्स्ट पोएम है इस बुक की, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो हम देख लेते हैं उस पोएम को, समझते हैं इस पोएम में क्या लिखा गया है, किस बारे में ये पोएम लिखी है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। तो आप सभी के पास ये, मुझे लगता है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी बोर्ड से इशू की जाती है, वो बुक आपके पास होगी। और यहाँ पर जो पहली पोएम है आपके सिलेबस की, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन, आज इसी को हम डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, क्या एक्सप्लेनेशन है पोएम का। और जहाँ तक मेरा समझ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में जनरली इसका समरी लिखने को, या इसका जो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के या पोएम के, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आइडिया आपको पोएम का होता है तो आप इजीली, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन के बारे में, वैसे तो राइटर के बारे में नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आपको यहाँ पे बेसिक जो है नॉलेज यहाँ पर राइटर की होनी चाहिए, जिसमें जॉन डन या जो राइटर हैं वो किस तरह के राइटर हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम जॉन डन के बारे में लिखा गया है कि 1572 में 1631 तक इनका जो है लाइफ एंड डेथ यहाँ पर रही है। और ये लिरिकल सटारिकल वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। और ये बेसिकली इनका जो नाम जुड़ता है मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए। तो आपको याद रखना है, कोई बार आपके एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे पूछ लेते हैं कि जॉन डन जो है वो किस तरह के पोइट है, मेटाफिजिकल पोइट है, अमेरिकन पोइट है, या कौन से पोइट हैं। तो वो कई तरह से ऑप्शंस वहाँ पर दिए होते हैं। और अगर आपने सिलेबस में ध्यान से पढ़ा है, आपने अगर राइटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो वहाँ पर आप इजीली मार्क कर सकते हैं कि जॉन डन जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं। जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट की फॉर्म में जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल का जो है, सिंपली अगर हम बात करें तो मेटाफिजिकल का होता है बियॉन्ड द फिजिकल के बारे में बात करना, यानी वो अपनी जो ज़िंदगी के बारे में जो पहलुओं को बात करते हैं, ज़िंदगी से, लाइफ से रिलेटेड जो पहलुओं की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म में जाकर उस लाइफ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है, साइंस एंड ज्योग्राफी से जो है, कहीं ना कहीं वो जोड़ते हैं। और बियॉन्ड द फिजिकल, यानी बियॉन्ड द फिजिकल चीज़ों से जाके परे वो बात करते हैं, इसलिए इसको मेटाफिजिकल कहा जाता है। यही इसका शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन, इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज़ मेटाफिजिकल। बस आपको याद रखना है कि जॉन डन इज़ डैश, तो यहाँ पे याद रखना है कि जॉन डन इज़ अ मेटाफिजिकल पोइट। उसके बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से इन्होंने डिग्री अपनी की थी, वो अपनी शायद डिग्री कंप्लीट कर नहीं पाए थे। ये हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, आपको याद रखना है। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑन साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर। तो आपको याद रखना है कि जॉन डन के बारे में जब भी बात होगी तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उनकी जो लव पोएम्स हैं जनरली सर्कल अराउंड करती हैं, या उनकी जो पोएम्स हैं उनमें मेनली जो है देखने को मिलता है डिस्कवरी और साइंस एंड ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने कहा था मेटाफिजिकल के बारे में। उसी तरह से उनकी जो पोइट्री है उसमें कहीं ना कहीं आपको साइंस का या ज्योग्राफी का कुछ एलिमेंट जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। टू हैमर होम पॉइंट एंड कंबाइन कंपैशन विद वर्बल इंटेलेक्चुअल टीजिंग। डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। आपको एमसीक्यूज में ये भी मैंने कुछ क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में, कि वहाँ पर पूछ लेते हैं डन इज़ वेल नोन फॉर हिज विच पोएम्स। तो यहाँ पे सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स उनका काफ़ी फेमस जो है कलेक्शन है पोएम का। सटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमन्स, ये सारे कुछ उनके वर्क हैं जो उन्होंने अलग अलग नेम से जो है पब्लिश किए हैं। तो ये आपको जो है अंडरलाइन करना है, आपको ध्यान रखना है। ये लाइन और ये वाला जो मेटाफिजिकल पॉइंट है, ये आपको ध्यान से रख के जाना है। और इसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका जो है एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टली पोएम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पोएम, जैसे कि वहाँ पे बात कर रही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पोएम है, उसमें कई सारे बैकग्राउंड चल रहे हैं, कई सारी बातें उसके अंदर हो रही है। और उसमें से मेन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो पोइट्री के बने। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वो किस तरह की पोएम है, इट्स अ लव पोएम। जैसे कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में भी देखा कि जॉन डन जो है जनरली कहीं ना कहीं लव पोएम्स लिखा करते हैं, और उनकी पोएम्स में साइंस एंड डिस्कवरीज का, साइंस एंड ज्योग्राफीज का यूज़ होता है। तो ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके अंदर जो है वो
हमें लव एलिमेंट देखने को मिलता है, प्यार की बात देखने को मिलती है, प्यार दो लोगों के बीच में देखने को मिलता है, इसलिए इसको लव पोएम हम कह सकते हैं। अब प्यार जो है वो किस तरह का देखने को मिलता है, रिलीजियस सेंसिबिलिटी को, मतलब एक आध्यात्मिक तरह से, एक धार्मिक तरह से जो है वो प्यार देखने को मिलता है। एक दो लोगों के बीच में प्यार देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ वो एक प्यार जो है जो कि आज के ज़माने में देखने को मिलता है, जो कि लोग फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, वो प्यार देखने को नहीं मिलता। यहाँ बियॉन्ड जाकर या फिर प्यार की जो डेफिनेशन हम कहें या प्यार की जो बात करें हम, तो वहाँ पर एक ऐसा प्यार जहाँ पे एक अलग ही एहसास है, एक आध्यात्म उसके अंदर जुड़ जाता है। तो उस तरह का जो है पोएम यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो लव पोएट्री है जिसके अंदर रिलीजियस सेंसिबिलिटी को, रिलीजियस सेंसेस को हमें जगाने की कोशिश की गई है। ये पोएम बात करती है ट्रू लव के बारे में, बात करती है कि ट्रू लव नेवर डाइज। पोएम हमें बताती है कि सच्चा प्यार जो होता है वो कभी मरता नहीं है, और सच्चा प्यार मरने के बाद भी हमेशा साथ रहता है। जिसमें हम देखते हैं, कहते हैं, हमने सुना है टीवी में या कई बार मूवीज़ में हमने देखा है कि मरने के बाद भी जो है वो आत्मा साथ रहती है। तो स्पिरिट इज़ ऑलवेज टुगेदर। तो हम कह सकते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, और उसमें आत्माएँ जो होती हैं, दो प्यार करने वालों की आत्माएँ हमेशा साथ रहती है। ट्रू लव नो डिस्टेंस, ये पोएम हम बताना चाहती है कि जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो भी कभी नहीं मरता। अगर प्यार दूर भी हो जाए या फिर दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो दूर भी हो जाए, तब भी उनका सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग की मैं बात अभी करूंगा, उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूं कि लव इज़ द बेसिस ऑफ हैप्पी फैमिली लाइफ। यहाँ पे जैसे कि बार बार बात कर रहा हूँ कि ये पोएम लव पोएम है, तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई भी परिवार, कोई भी घर, कोई भी रिश्ता, कोई भी कहीं चीज़, किसी भी तरह का रिलेशन जो है वो लव के बेसिस पे ही चलता है। कि अगर हमारी लाइफ में, अगर हमारी फैमिली में, हमारे घर परिवार में, हमारे एक दूसरे के बीच में, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे सिबलिंग्स हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त हो, तो कोई भी है, किसी भी तरह का रिलेशन अगर है, तो वहाँ पर लव जो है उसका बेसिस होता है। तो लव इज़ द बेसिस ऑफ हैप्पी फैमिली लाइफ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हमारी लाइफ को हैप्पी रखना है, हमारी फैमिली को हैप्पी रखना है, तो लव का होना, एक सच्चे प्यार का होना वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं, मैंने कहा था आपसे ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ये पोएम जो है कहीं ना कहीं बताती है कि ये पोएम जो है, जॉन डन जो पोएम लिखते हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखते हैं। अब जॉन डन ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है ड्रामा, एक ऐसी पोइट्री जिसके अंदर ड्रामा चल रहा हो, कुछ कहानी चल रही हो, और साथ में मोनो मीन्स सेल्फ, और वहाँ पे स्पीकर, लोग मीन्स स्पीकर, यानी जहाँ पे सिंगल स्पीकर, यानी ऐसा ड्रामा, ऐसी कहानी, ऐसा घटना हो रही हो जहाँ पे कोई सिंगल स्पीकर बोल रहा हो, वह बाकी सब लिसनर सुन रहे हो, उसको हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये लव पोएम है, तो यहाँ पे दो लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक हस्बैंड जो है अपनी जो है वाइफ से कह रहा है, या एक लवर अपनी बिलेवर्ड से कह रहा है। तो यहाँ पे दो लोग हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक लवर जो है, यानी एक हस्बैंड जो है, वो अपनी वाइफ से कुछ कह रहा है। हालांकि पत्नी का यहाँ पे कोई रोल दिखाया नहीं गया है, पत्नी को यहाँ बोलते हुए नहीं दिखाया गया है, या पत्नी का कोई डायलॉग वहाँ नहीं दिखाया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी एक ड्रामा चल रहा है, कहानी चल रही है, और उसमें एक ही स्पीकर यानी एक ही जो है आदमी बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको मोनोलॉग कहा गया है। तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थीम ऑफ द पोएम। अब इस पोएम की थीम क्या क्या है? अब यहाँ पे डिफरेंट थीम जो है समझ में आती है इस पोएम के थ्रू, जिसमें पहली थीम यहाँ पे दिखने को मिलती है रोल ऑफ डेस्टिनी लाइफ ऑफ मैन। यहाँ पे पोएम हमें समझाती है कि यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? डेस्टिनी, यानी आपका भाग्य। तो आपका भाग्य जो है बहुत कुछ जो है उस पर निर्धारित है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, आपके लाइफ के अंदर क्या होने वाला है। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन डेस्टिनी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाग्य पे या डेस्टिनी के भरोसे रहा जाए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कभी ना कभी, लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है जब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, और वहाँ पर जो है रोल जो है डेस्टिनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी हम अपना कर्म कर चुके हैं, हम अपना एक्शन कर चुके हैं, अब बाकी जो बचा है वो सिर्फ भाग्य के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो भाग्य क्या चाहता है। तो यहाँ पे पोएम हम बताना चाहते हैं कि रोल ऑफ डेस्टिनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ ऑफ मैन। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फीलिंग ऑफ डेथ इन लाइफ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मरने के बाद भी इंसान जो है अपनी फीलिंग को जो है फील कर पाता है, फीलिंग को जी पाता है। यानी अगर वो एक दूसरे बिछड़ जाता है तो वो उसके लिए जो मन में जो
लाइफ रह जाती है या उसकी जो लाइफ बची रह जाती है अलग होने के बाद, वो कहीं ना कहीं एक डेथ जैसी हो जाती है, मरने जैसी हो जाती है, यानी बहुत दुख होता है, बहुत परेशानियां होती हैं। तो वो सब भी यहाँ पर जो है एक दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, और सेपरेशन है तो वहाँ पर ज़रूरी भी पेन भी है, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट में यहाँ पे पोएट हमें ये भी समझाना चाह रहा है कि डेथ कैन नॉट पार्ट ट्रू लव, कि यानी मौत जो है वो तो सबको आनी ही है, वो तो हम सब जानते ही हैं कि जो जीवन में आया है वो एक दिन चला ही जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हम किससे प्यार करते हैं तो प्यार कभी मरता नहीं है। तो डेथ कांट पार्ट ट्रू लव, तो सच्चे प्यार को कभी भी जो है वो कोई डेथ या कोई और कारण जो है वो अलग नहीं कर सकता है। तो ये कुछ उसका बैकग्राउंड था मोटा मोटा, जो मैंने आपको बताया है कि पोएम के अंदर हमने क्या देखने वाले हैं, पोएम के अंदर क्या क्या बातों पे बात की गई है, और अब हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जो है पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। टाइटल के बारे में बात करूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये जो वर्ड यहाँ गो लिखा हुआ, ये जो वर्ड यहाँ पर गो लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, और जिसकी आज की इंग्लिश में इसको गो ही कहेंगे, GO कहेंगे। हालांकि जॉन डन जो है पुराने बैकग्राउंड से आते हैं, यानी ओल्ड इंग्लिश टाइम से आते हैं, जब इंग्लिश का इवोल्यूशन उतना नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे आर्काइक वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये गो इस तरह से लिखा हुआ है। बट इसको यहाँ पर इस तरह से पढ़ सकते हैं, GO गो है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है, तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर एक लवर, कौन कह रहा है यहाँ पर, एक लवर अपनी बिलवर्ड से कह रहा है। कौन कह रहा है, एक लवर अपनी बिलवर्ड से कह रहा है, हम मान सकते हैं, या फिर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से कह रहा है। तो यहाँ पे कौन कह रहा है, एक लवर अपनी बिलवर्ड से कह रहा है, या फिर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ कह रहा है। अब क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, nor in the hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by faintest deaths to die. तो ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। समझते हैं इसको क्या कह रहा है, चाह रहा है इसके अंदर। यहाँ पे वो अपनी पत्नी को या फिर अपनी प्रेमिका को क्या बोल रहा है, स्वीटेस्ट लव। वो कह रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम स्वीटेस्ट लव, यानी तुम बहुत ही प्यारी मेरी प्रेमिका हो, मेरी बिलवड हो, मेरी पत्नी हो। और उससे वो कह रहा है कि आई डू नॉट गो, तो तुम ये मत सोचो हे प्रिय प्रेमिका, तुम ये मत सोचो कि मैं कहीं जा रहा हूँ। आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। और तुम ये मत सोचना कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे वजह से। सो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, वेरीनेस का मतलब हो गया यहाँ पे टायर्डनेस, वेरीनेस का मतलब हो गया टायर्डनेस, है ना, टायर्डनेस, या टायर्ड कर देता हूँ मैं इसको सिर्फ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वेरीनेस का टायर्ड हो जाना, कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे जा रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ, और तुम ये सोच रही हो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे थक हार कर परेशान होकर मैं जा रहा हूँ। फॉर वेरीनेस ऑफ दी का मतलब है यहाँ पर यू, दी का मतलब क्या है यहाँ पर यू। तो तुम्हारे वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे परेशान होने की वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ, या तुमसे मैं थक गया हूँ इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचना। तो फिर क्या सोचना, वो कहता है नॉर इन द होप, तो ना तुम ये मेरे बारे में सोचना, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, तुम मेरे बारे में ये भी मत सोचना मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या तुमसे अलग होकर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया में मैं उम्मीद करता हूँ, नॉर इन द होप, होप मीन्स उम्मीद करता हूँ, दैट वर्ल्ड कैन शो, कि ये दुनिया मुझे कुछ और अच्छा दिखा सकती है। अच्छा क्या, अ फिटर लव फॉर मी, फिटर मतलब बेटर लव फॉर मी। तो तुम ये जब तुमसे अपने काम के लिए, अब हो सकता है कि वो जो हस्बैंड है, वो जो आदमी है, वो जो उसका लवर है, हो सकता है किसी काम की वजह से, किसी वर्क की वजह से जो है कहीं जा रहा हो, तो हो सकता है कि उसकी प्रेमिका को लग रहा हो कि ये तो मुझे छोड़कर जा रहा है, पर वो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है मैं तुमसे थक गया हूँ, हार गया हूँ, तुमसे परेशान हो गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, ना ही ये उम्मीद मैं लेकर जा रहा हूँ कि तुमसे अलग होकर मैं जब जाऊँगा यहाँ से तो कोई और अच्छा प्यार मुझे मिल जाएगा। फिटर लव, फिटर का मतलब बेटर लव, फिटर का मतलब क्या है यहाँ पर, बेटर लव। तो तुमसे कोई अच्छा साथी, तुमसे अच्छा प्यार मुझे कोई मिल जाएगा। मी का मतलब क्या है, मैं, मुझे कुछ अच्छा, है ना, मैं का मतलब मी का मतलब मुझे, तो मुझे कोई तुमसे अच्छा प्यार मिल जाएगा, इसलिए भी ऐसा नहीं है मैं नहीं जा रहा हूँ। बट क्यों जा रहा हूँ, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कुछ काम तो है ही, बट तुम याद रखना, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, तो ये तो सब जानते ही हैं
कि हम आज सेपरेट हो रहे हैं, हम एक अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन तुम जानती हो, मैं भी जानता हूँ, हम सब ये जानते हैं कि आखिरकार, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कि आखिरकार, लास्ट मीन्स लाइक आखिरकार हमें एक दिन सबको मर ही जाना है। और जब हम हम जब एक दिन मरेंगे तो हम एक दिन ज़रूर एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है वो, कि तुम जानती हो कि कैसा, कि तुम जानती हो कि एट लास्ट हम सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तो जब मर जाऊंगा मैं, तो मरने के बाद तुमसे वैसे ही अलग हो जाऊंगा। तो इट्स बेटर, टिस बेस्ट का मतलब है इट्स बेटर, टिस का मतलब है इट्स, तो इट्स बेटर, ये अच्छा होगा, इट्स बेटर टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट, तो ये अच्छा होगा कि हम अभी से ही क्या कर लें, उस बात के लिए जो है हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लें, जैसे का मतलब हैप्पी है ना, हैप्पीली उसको क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, और हैप्पीली उसको जो है उसके बारे में ट्रेनिंग ले लें, उसकी तैयारी कर लें कि आखिरकार हम जब जुदा होंगे तो जो है इस दुख को हम उस तरह से, पेन को जो है फील नहीं करेंगे। दस बाय फेंटेस्ट डेथ टू डाई, दस बाय फेंटेस्ट, तो ये अच्छी बात है। फेंटेस्ट मीन्स प्रिटेंडिंग, तो हम एक तरह की प्रैक्टिस कर लें, एक तरह का दिखावा कर लें, एक तरह की ट्रेनिंग कर लें कि आखिरकार हमें एक दूसरे से अलग होना है और अलग होकर सेपरेट होना ही है। तो सेपरेट होने का जो पेन है, सफरिंग है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो सब हम अभी ही प्रैक्टिस कर लें, ये अच्छा होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ये है आपका फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्टैंजा के बारे में। अब वो कहता है, अब यहाँ से हो जाता है कंपैरिजन चालू। कंपैरिजन का मतलब क्या, दो चीज़ों के बीच में जो है, जो कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, दो चीज़ों के बीच में जो है वो तोल मोल करने की कोशिश कर रहा है कि दो चीज़ें, अभी दो चीज़ें क्या है। यहाँ पर पोएट जो है जॉन डन, उन्होंने उस लवर को, उस बिलवड को, उस लवर को, उसके हस्बैंड को जो है कंपेयर किया है सन से। किससे कंपेयर किया है, सन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन हुआ है किससे, सन से, SUN सन, ये SUNNE लिखा है हमारी बुक में, लेकिन ये एक्चुअल में सन है। अब यहाँ पे क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है सन से, किसका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, एक लवर का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है यहाँ पर, सन के साथ में हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो ये हो गया मेटाफर। क्या कहते हैं इसको, मेटाफर। तो मेटाफर एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। अब वो कहता है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे, ही हैथ नो डिजायर्स नॉर हेंस नॉर हाउ अ शॉर्टर वे, then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spears than he. अब जॉन डन लिखते हैं उसकी तरफ से, उस आदमी की तरफ से, उस व्यक्ति की तरफ से लिखते हैं कि वो अपनी पत्नी, अपने लवर से क्या कह रहा होगा। वो कहता है यस्टर नाइट, यस्टर नाइट का मतलब है पिछली रात को। पिछली रात को सन वो भी अपने घर चला गया था, वेंट हेंस, यानी सन भी जो है पिछली रात को चला गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब दिन होता है तो सन बाहर निकलता है, और जैसे जैसे शाम ढलती है तो सूरज जो है ढलने लगता है और चांद जो है निकलने लगता है। तो जब चांद निकलता है और सूरज ढल जाता है तो हम कहते हैं चांद चला गया है। तो वैसे ही वो यहाँ कह रहा है कि यस्टर, यानी पिछली रात को सन भी तो चला गया था, और पिछली रात को चला गया था, लेकिन आज फिर देखो, आज अगले दिन फिर से वो आ गया है। एंड येट इज हेयर टुडे एंड ही हैथ नो डिजायर्स नॉर सेंस। तो जब सन का आना और जाना लगा रहता है, तो उसी तरह से तो मैं भी जा रहा हूँ और मैं भी लौट कर आ जाऊँगा। किसके जैसे, जैसे सन जा रहा है और वापस आया है अगले दिन, वैसे ही मैं भी जा रहा हूँ और मैं भी अगले दिन लौट के आऊँगा। लेकिन मेरे जाने में और सन के जाने आने में जो है दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, दैट ही हैथ का मतलब हैज़, ही हैज़ नो डिज़ायर, नो डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब क्या है, इच्छा, कि ना ही उसके पास कोई इच्छा है, ना ही उसके पास कोई सेंसेस है, ना ही उसके पास कोई डिज़ायर है, ना ही उसके पास कोई सेंसेस है। तो यहाँ वो कह रहा है कि ना ही सन के पास तो कोई डिज़ायर है, डिज़ायर का उसकी इच्छा भी नहीं है, या सन के पास कोई इच्छा नहीं है कि उसको अपनी पत्नी के लिए आना है, किसी के लिए आना है, ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं है। तो प्रकृति का नियम, इसलिए उसको आना है, और ना ही उसके पास कोई सेंसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एनालॉजी जो है बीच बीच में बनाई जा रही है। तो एनालॉजी मीन्स एक रिलेशन जो है बनाई जा रही है बिटवीन जो है एक जो लवर है, जिसको हम हिम के प्रोनाउन से रिप्रेजेंट करते हैं सन। तो सन और उस आदमी के बीच में जो है एनालॉजिक जो है रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि सन के पास तो कोई डिज़ायर नहीं है, सन के पास कोई सेंसेस नहीं है, कुछ सेंसेस नहीं है, उसको सेंस फील नहीं होता, सेंसिबिलिटी नहीं है कि उसको आना है जाना है, नॉर हाफ शॉर्ट अ वे, और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट है। हाफ अ शॉर्ट वे मीन्स यहाँ पे ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्ट तरीका है जिससे कि वो वापस आ सकता है या जल्दी शॉर्ट रास्ता मारकर जो है वो आ सकता है। लेकिन इंसान तो जो है उसके पास तो डिज़ायर्स भी होती हैं, इच्छाएं भी होती हैं, इंसान के पास सेंसेस भी होते हैं, इंसान के पास शॉर्टकट मारने का तरीका भी होता है।
तो वो कहता है देन फियर नॉट मी। तो जब सन इतना लंबा चक्कर काट कर पूरी दुनिया को घूमकर, जहाँ पे उसके पास ना तो डिज़ायर है, ना ही कोई सेंस है, ना ही कोई शॉर्ट रास्ता है, तो भी वो आ जाता है, तो तुम मेरे बारे में क्यों चिंता करती हो? देन फियर नॉट मी, तो मेरे बारे में क्यों चिंता कर रही हो? तो मेरे बारे में बिल्कुल भी डरो नहीं, मेरे बारे में कोई चिंता मत करो, है ना। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, अब यहाँ पे बता रहा है वो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन विश्वास करो, बिलीव है ना, विश्वास करो दैट आई शैल मेक स्पीडेड जर्नी, पर विश्वास करो कि मेरी जर्नी जो होगी वो उससे भी फास्ट होगी। किससे फास्ट होगी? सन से भी फास्ट मेरी जर्नी होगी। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडेड जर्नी, विश्वास करो कि सन का रास्ता तो फिर भी बहुत लंबा है और बहुत समय उसको लगता है, 24 घंटे लगभग लग जाते हैं उसको चक्कर लगाने में, वो सब होता है उसका टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है स्पीडेड जर्नी, यानी मुझे जो है जल्दी आने का पास मेरे पास रास्ता है, मेरे पास आने का जो है वो बहाना है, और वो बहाना है तुम्हारा प्रेम। तो लव एज अ रीज़न टू रिटर्न, तो हम यहाँ कह सकते हैं, वो कहना चाह रहा होगा कि लव एज रीजन टू रिटर्न। तो यहां पे वो कहना चाह रहा होगा कि मेरे पास जो है लव जो है एक रीज़न है, एक बहाना है, रीज़न है लव होने का, यानी तुमसे प्यार होने का, या तुम्हारा जो प्यार है वो एक बहाना है मेरे पास वापस लौट कर आने का। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीड ए जर्नी, इसलिए मुझे विश्वास करो मेरा कि मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा विंग्स हैं। जैसे विंग्स का मैंने क्या बताया आपको, विंग्स का मतलब यहाँ पर है लव, तो मेरे पास विंग्स का मतलब क्या, बहाना, एक रीज़न क्या है उसके पास लव है, तुम्हारा प्यार जो है मेरा रीज़न है। और स्पियर्स देन मीन्स जॉय, स्पियर्स मीन्स जॉय, देन ही मीन्स सन। किसके लिए यूज़ किया गया? सन के लिए। अब यहाँ देखो, आप पूरे स्टेंजा के अंदर आप देखोगे तो आप स्टेंजा में ये भी पाओगे कि वहाँ पे सन के लिए जो है ही का यूज़ किया गया है। सन को जो है एक व्यक्ति की तरह से बताया जा रहा है, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को एक ऑब्जेक्ट की तरह से, व्यक्ति की तरह से जब डील करते हैं, तो वहाँ पे एक डिवाइस बनता है जिसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर सन को जो है क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। सन को जो है पर्सोनिफाई किया गया है, सन को एक व्यक्ति की तरह से बताया गया है। और मैंने जैसे कि बताया था कि सन जो है एक मेटाफर की तरह से यूज भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरे पास एक कारण है, मेरे पास एक रीज़न है, वो है तुम्हारा रीज़न, तुम्हारा प्यार, तुमसे जो मुझे खुशियाँ मिलती है, तुमसे जो मुझे अच्छापन जो मुझे मिलता है, वो एक कारण है वापस लौट आने का, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि आई हैव मोर डिज़ायर देन द सन, तो मेरे पास जो है ज़्यादा बड़े बहाने हैं, ज़्यादा बड़े रीज़न हैं तुम्हारे पास लौट कर आने के। तो आई होप कि यहाँ तक सेकंड स्टेंजा भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा यहाँ पर क्या कहता है? थर्ड स्टेंजा में लिखा है, ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट come bad chance and we join it to our strength and we teach it art and length and it said over us to advance। oh how feeble का मतलब होता है वीक। तो यहाँ पर इंसान को यहाँ पर जो है वो एक होपलेस, एक निराश, एक कमज़ोर व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेचर के सामने, प्रकृति के सामने, डेस्टिनी के सामने, जो ज़िंदगी है उसके सामने इंसान जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ लिखा है, ओह हाउ फीबल इज़ मैन्स पावर, कि कितना कमज़ोर है आदमी, कितना कमज़ोर है आदमी, कितनी कमज़ोर है उसकी पावर, दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर हमारा गुड फॉर्च्यून यानी हमारा भाग्य जो है वो आ रहा है और अच्छा भाग्य वहाँ आ रहा है, तो उस अच्छे भाग्य को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी अगर हमारी किस्मत, अगर हमारा जो भाग्य है अगर सही समय चल रहा है, सही टाइम चल रहा है, तो हम उसको क्या ऐड कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं क्या ऐड? नहीं कर सकते हैं। तो जो समय है वो समय अपनी गति से चलेगा, जो होना है वो होके ही रहेगा। तो ना तो कम उसमें ऐड कर सकते हैं और ना ही वो खोए हुए समय को वापस रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए क्या लिखा है, दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर जो है अच्छा समय चल रहा है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो उस अच्छे समय में, अच्छे चलते समय के अंदर हम एक और घंटा, एक और समय, एक और मिनट जो है वो ऐड नहीं कर सकते। नॉर अ लॉस आर रिकॉल, और ना ही जो अच्छा वक्त गुजर गया है उसको हम वापस लेकर आ सकते हैं। तो मैन कैन नॉट ऐड मोर गुड टाइम, तो ना तो हम अच्छा ऐड कर सकते हैं और ना ही जो अच्छा गुजर चुका है उसको हम वापस लेकर आ सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन फिर भी क्या होता है,
लेकिन फिर भी कई बार हम क्या होता है कि हमारा बुरा समय आता है। अच्छा, जो अच्छा समय होता है तो उसको तो सब जो है वो याद करते हैं, सब उसको जो है ठीक है एंजॉय करते हैं। लेकिन जो कहता है कि बुरा समय, बट कम बैड चांस, कि कभी कभी हमारे पास जो है बुरा समय भी आता है और उस बुरे समय के अंदर क्या करते हैं, एंड वी जॉइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, तो हम उसको जो है अपनी स्ट्रेंथ देते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि जब आपका बुरा समय चल रहा है तो ये आप पर डिपेंड करता है कि उस बुरे समय में आप स्ट्रांगली उसको फेस कर रहे हैं, स्ट्रेंथली उसको फेस कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं बुरे समय को, या उससे छुटकारा पाने के लिए उसके अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर रहे हैं। तो मैन डज नॉट फाइट टू ओवरकम द सॉरो एंड पेन। तो कई बार होता है कि इंसान जो है वो कोशिश नहीं करता बुरे समय से लड़ने की, बट उस बुरे समय के साथ हो जाता है और उस बुरे समय को और बल दे देता है और उस ताकत देता है और उसको और लंबा बना देता है और उस मुश्किल भरा बना देता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंसान जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है बुरे समय में। तो ये लिखा है बट कम बैड चांस एंड वी जॉइन मीन साथ होना, इट टू स्टैंड, यानी बुरे समय में हम उसके साथ हो जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उस बुरे समय को क्या करते हैं हम, उस बुरे समय को जो है हम वहाँ पर उसको लेंथ देते हैं, उसको और लंबा कर देते हैं। अब ये कहता है कि इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ये तो हम पर डिपेंड करता है हम क्या करना चाहते हैं, उसको एडवांस करना चाहते हैं, उसको लंबा खींचना चाहते हैं उस बुरे समय को, या उस बुरे समय को वहीं पर छोड़ देना चाहते हैं। अब ये पोएम में कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये पोएम के अंदर वो कनेक्ट करना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर तुम चाहो, यानी वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम चाहो तो ये जो बुरा समय है थोड़े समय के लिए आया है, अगर तुम ज़्यादा सोचोगी, ज़्यादा दुखी हो जाओगी, ज़्यादा परेशानी में आ जाओगी, ज़्यादा दुख बनाओगी तो ये लंबा लगेगा। लेकिन अगर तुम इसको इस तरह से सोचोगी कि नहीं, ये तो एक बुरा वक्त छोटा सा है, ये निकल जाएगा, तो कोई बात नहीं, तो ये निकल भी सकता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें कैसे एडवांस करते हैं। एडवांस का मतलब यहाँ पे कैसे आगे उसके साथ बढ़ते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड स्टैंजा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे, और ये स्टैंजा क्या कहता है, व्हेन दो साइटिस्ट नॉट विन बट साइटिस्ट माई सोल अवे, व्हेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डॉट दी, it cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, thou art the best of me। अब वो कहता है when you sightest not win, so sightest का होता है मौन करना, दुखी हो जाना, ग्रॉन करना, दुख मनाना, है ना, आहें भरना, ऐसा कुछ कह रहा है वो। तो when दो साइटिस्ट नॉट विन, जो तुम रोती हो, जो तुम आहें भरती हो, क्या कह रहा है वो, जब तुम रोती हो या तुम आहें भरती हो तो साइट इज नॉट विन बट साइट इज माई सोल है। तुम्हारी आहें, तुम्हारा रोना, तुम्हारी जो सिसकियां हैं, तुम्हारे रोने की जो आवाज़ है, कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को जो है वो अपने साथ ले जाती है। आत्मा को साथ ले जाने का मतलब है कहीं ना कहीं मेरे मन को, मेरी आत्मा को दुखी करती है और मेरी आत्मा को कमज़ोर करती है, मेरे जीने के उद्देश्य को, मेरे जीने की जो प्रण है उसको कम करती है। यानी आत्मा कहीं ना कहीं मेरी जो है वो मरती दिखाई देती है। होता है ना कई बार जब हम, हमारे घर के परिवार के लोग अगर रो रहे हों, थोड़ी आहें भर रहे हों, थोड़े परेशान हो रहे हों, तो कहीं ना कहीं उनको रोता देख, थोड़ा उनको परेशान होता हुआ देख, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी जो है हमारे जीने की इच्छा, या फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में जो दुख जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम खुद भी डिप्रेस या सैड या निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वैसे ही वो कह रहा है कि जब तुम रो रही हो या तुम जब सैड हो रही हो, तो तुम्हारा सैड होना सिर्फ तुम्हारा सैड होना नहीं है, वो तुम्हारा सैड होना कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को, मेरी भाग्य को भी जो है क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। भाग्य नहीं कहेंगे यहाँ पर, मेरी आत्मा को भी जो है वो अपने साथ लेकर, मेरी लाइफ को भी जो है वो डिग्रेड कर रहा है। व्हेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डीके, तो यहाँ पे जब तुम रोती हो, वीपेस्ट मीन्स जब तुम रोती हो, रोना, क्राई करना, तो अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली काइंड मीन्स क्या, एक तरह का क्या हो गया, एंटीथेसिस कह सकते हैं इसको, ऑक्सीमोरन कह सकते हैं, अनकाइंडली काइंड, है ना, कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारा जो रोने का जो तरीका है, जो जिस तरह से तुम रो रही हो, ये शो करता है कि हो सकता है कि तुम काइंडली यहाँ पर रो रही हो। काइंडली का मतलब क्या, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा हो, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा हो, तुम बुरा सोच रही हो, या तुम्हारे मन में बहुत दुख हो, इसलिए तुम जो है काइंड हार्ट हो गई हो और इसलिए जो है रो रही हो। लेकिन जब तुम इस तरह से रोती हो तो कहीं ये तो नहीं कि तुम झूठा प्यार मुझसे करती हो, सिर्फ तुम दिखावा कर रही हो। तो अगर ये प्यार झूठा है, दिखावा है, तो ये अनकाइंडली हुआ। लेकिन अगर ये सच्चा है, ये सही में तुम रो रही हो, तो ये काइंड हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही बातें यहाँ वो कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि शायद अगर तुम अनकाइंडली हो, इसका मतलब क्या शो करता है, लैक ऑफ ट्रस्ट, यानी तुम पे विश्वास नहीं है, वो शायद अपनी जो प्रेमिका है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोग जो हैं वो दिखावा करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, जब हम जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं तो वो दिखावा करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, झूठी जो रोना है वो उनका दिखता है। तो ये अनकाइंडली काइंड यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो अनकाइंडली काइंड यहाँ पे हम एंटीथेसिस या ऑक्सीमोरन को कह सकते हैं, एंटीथेसिस या फिर ऑक्सीमोरन। ठीक है, ये क्या है, ओपोजिट डिवाइसेस हैं, ओपोजिट डिवाइसेस। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम जो है रोती हो, तुम जो है कहीं ना कहीं मुझे कमज़ोर करती हो, तुम जो है मुझे शो करती हो कि तुम्हें शायद मुझ पर विश्वास नहीं है, और तुम्हारा इस तरह का रोना जो है कहीं ना कहीं मेरे ब्लड को डीके करता है। डॉट डीके, डॉट मीन्स डज डीके, यानी मेरी ज़िंदगी को कम करता है, मेरी ज़िंदगी को जो है वो और ज़्यादा लेस कर देता है, और ज़्यादा ख़त्म कर देता है, क्योंकि तुम्हारे रोने से मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता हूँ। इट कैन नॉट बी दैट दो लवस्ट मी एज दो सेइस्ट, अगर तुम रो रही हो तो फिर ये नहीं हो सकता कि तुम शायद मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम यहाँ पे कभी भी मुझे मेरे जाने पर रोती नहीं। इट कैन नॉट बी दैट दो लवस्ट मी एज दो सेइस्ट, क्योंकि तुम हमेशा कहती तो हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो विश, लेकिन तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम रोती नहीं, पर तुम रो रही हो तो इसका अंदर तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है दिखाई दे रहा है, या हो सकता है वो उसको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हो, तो यहाँ पे इसलिए लाइन लिखी गई है, दो लवेस्ट दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेइस्ट, जैसे कि तुम, दो का मतलब क्या, यू, एज यू लवेस्ट मी एज दो सेइस्ट, जैसे कि तुम कहती हो। इफ़ इन यू माई लाइफ वेस्ट, अगर तुम में ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, तुम में ही मेरी लाइफ जो है वेस्ट हो जानी है, तो यू आर द बेस्ट, अगर यानी तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, इससे बेटर बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता, मेरे लिए सब कुछ जो है वो तुम ही हो, और तुम्हारे लिए, तुमसे अलावा मेरे पास कोई बेस्ट नहीं हो सकता। यू आर, दो का मतलब यू और आठ का मतलब यार, आर, तो यू आर द बेस्ट ऑफ मी, यानी तुम में मैं, तुम मुझ में तुम सबसे अच्छी हो, यानी तुम ही सबसे अच्छी हो मेरे लिए, और तुमसे अच्छा दुनिया में मेरे लिए कोई हो नहीं सकता है, ऐसा वो कह रहा है। अब वो कहता है let not thy divining heart for think me any ill, destiny may take thy part, and may the fears fulfill, but think that we and are but turned aside to sleep, and they who one another keep alive never parted be। तो यहाँ पे ये स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा पे हम आ गए हैं पोएम के, और यहाँ पे वो समझाना चाह रहा है लेट नॉट दाई डिविनिंग हार्ट। डिविनिंग हार्ट का मतलब क्या है, डिविनिंग मतलब हेवनली, डिविनली का मतलब क्या है, हेवनली, यानी तुम्हारा जो हार्ट जो कि बहुत पवित्र है, बहुत पायस है, बहुत सेक्रेड है, दाई का मतलब योर, तो लेट नॉट योर डिविनिंग हेवनली हार्ट, यानी तुम्हारा बहुत पवित्र हार्ट, जो तुम्हारा मन है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जो दिल है वो बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है, तो उस पवित्र दिल में, उस पवित्र मन में मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो। फॉर थिंक मी एनी इल, यानी मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचो, यानी पहले से मेरे बारे में उसमें कुछ गलत मत सोचो, क्योंकि जो तुम गलत सोच रही हो, गलत क्या सोच रही हो कि तुम गलत ये सोच रही हो कि मुझे तुमसे अच्छा प्यार मिल गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ, या तुमसे मुझे कोई फिटर लव मिल गया इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या मैं जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आऊँगा ये सोचना, तो ये सब गलत सोच जो तुमने पाली है अपने मन में, इस तरह की कोई सोच जो है अपने मन में मत लाओ। तो फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी माई टेक दैट पार्ट, क्योंकि अगर तुम ये सोच रही हो मेरे बारे में गलत, तो हो सकता है डेस्टिनी, जैसे कि मैंने कहा था रोल ऑफ डेस्टिनी इन लाइफ ऑफ मैन, तो हो सकता है कि तुम्हारे सोचने भर से जो डेस्टिनी जो तुम सोच रही हो वो सही हो जाए। तो डेस्टिनी माई टेक दैट पार्ट, तो डेस्टिनी मीन्स जो भाग्य है, हो सकता है कि तुम्हारा साथ दे और जो तुम सोच रही हो वो सही हो जाए। एंड मे दै फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारे मन का डर है मेरे ना आने का, मेरे वापस ना लौट के आने का, मेरे कहीं और चले जाने का, या मेरे मर जाने का, तो हो सकता है कि जो डर तुम्हारे अंदर है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाए। फियर्स फुलफिल, ये क्या हो गया, एलिट्रेशन, ये कौन सा हो गया, एलिट्रेशन, तो यहाँ पे लिटरेरी वाइज हो गया एलिट्रेशन, ठीक है। तो एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, तो हो सकता है तुम्हारे मन में डर चल रहा है वो भाग्य जो तुम्हारा साथ दे, और वो जो सच, जो बातें तुम सोच रही हो वो सच हो जाए। बट थिंक, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि बट थिंक दैट, पर ये सोचना, बट थिंक दैट, तो ये तुम सोचना मेरे जाने का, तुम ये सोचना, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बस ये सोचना कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोए हुए हैं। बट आर बट टर्न असाइड, असाइड मीन्स एक दूसरे की तरफ पीछे, यानी ये दो साइड हैं तो इसके उल्टे, दोनों एक दूसरे से उल्टे सोए। बट टर्न असाइड टू स्लीप दे
हु वन अनदर कीप, तो हम एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोए हुए हैं, हम अलग नहीं है। तुम ये सोचना, बस एक रात को याद लेना कि हम अलग अलग जो है सोए हुए हैं, एक दूसरे की पीठ करके सोए हुए हैं, और तभी मैं चला जाऊँगा, और जब तुम सुबह उठोगे तो मैं फिर से मिलूंगा, पर वो समय जब तक जो है तुम्हें गुजारना पड़ेगा। तो बस ये सोचना कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे बगल में ही सो रहा हूँ। तो आगे वो कहता है दे वन हु अनदर कीप, कि वो लोग जो एक दूसरे को अपने दिल में रखते हैं, कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी, तो जो लोग अपने प्यार को, अपने प्यार साथी को एक दूसरे के दिल में रखते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। नेवर पार्टेड, पार्टेड मीन्स कभी भी जुदा, कभी भी अलग नहीं होते। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक आइडिया इस पोएम का। आई होप कि आपको यहाँ पे पोएम समझ में आई होगी, जितना क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको प्रिसाइज रखा है, थोड़ा शॉर्ट ही रखा है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं लव की, तो इट्स नॉट ओनली द लव अबाउट गर्ल और अ बॉय, और हस्बैंड और अ वाइफ और अ मैन एंड वीमेन, बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्यार जो है वो किसी के बीच में हो सकता है, बेटे का अपने माँ से या पिता से, या पिता का अपने बेटे से, बेटी से, अपने भाई का बहन से, या दोस्त का किसी से। तो वो कुछ भी तरह का प्यार हो, तो वहाँ पे हम जब लोग एक दूसरे जुदा होते हैं, तो जुदाई की जो फीलिंग है वो क्या हमें फील होती है, वो यहाँ पर हमें पोएम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। तो मुझे इसमें एक लाइन मुझे याद आती है, जो मैं कई बार कहता हूँ, कई बार मुझे वर्ड जो मैंने एक शायरी मैंने यहाँ लिखी थी वो मुझे याद आती है। वो कुछ इस तरह से है, तुझसे दूर जाकर मैं कहाँ जी पाता हूँ, तुझसे दूर जाकर मैं कहाँ जी पाता हूँ, तू ना हो पास मेरे तो मर ही जाता हूँ, तेरी जुदाई का गम मुझे मरने भी नहीं देता, तेरी जुदाई का गम मुझे मरने भी नहीं देता, आशिकी में आशिक कभी तन्हा नहीं रहता। तो जो सच्चे आशिक होते हैं, जिनके मन में कोई आशिकी होती है, जिनके मन में प्यार होता है, वो कभी भी कोई तन्हा हो ही नहीं सकते। तो अगर आपके मन में भी किसी के लिए प्यार है और आप दूर हैं एक दूसरे से, या कभी भी कोई व्यक्ति किसी से दूर है, तो कभी भी वो अलग नहीं हो सकते। दैट्स इट फॉर दिस पोएम। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। आई होप कि आपको इस पोएम में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो इसको आपको जो है बस प्रिसाइसली याद करना है, समझना है कि पोएम के अंदर क्या बताया है। बाकी तो सब जनरल बातें हैं जो हमारे रियल लाइफ में घटती हैं, हम रियल लाइफ में फील करते हैं, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर दिस साइड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फॉर मोर वीडियोज़ ऑन दिस बुक और इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैं, या और जो पोएम्स हैं उनसे रिलेटेड, आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जो आपके क्लास में पढ़ते हैं या आपके साथ वाले स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ 12th में वो तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर, तो आस्क देम कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि इन्फॉर्मेशन, जो कि नॉलेज जो है वो ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच पाए और सब इसका लाभ उठा पाएँ। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।